हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को पता है कि राजू सर एसएसटी भी पढ़ाते हैं, तो उन्हीं की डिमांड पर मैं आज एसएसटी का एक टॉपिक लेकर के आया हूं। ये 9th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आइए समझते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले जो इसमें एक वर्ड है रेवोल्यूशन, इसका मतलब समझना है कि रेवोल्यूशन है क्या। रेवोल्यूशन क्या होता है? तो रेवोल्यूशन मींस सडन एंड ड्रास्टिक चेंज। सडन एंड ड्रास्टिक चेंज को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई बच्चा 8th से 9th में जस्ट पास आउट हुआ है, यानी पासिंग मार्क्स जस्ट गेन किया है, और वो 9th के फर्स्ट टर्म एग्जाम में टॉप कर जाए। जो सबसे शरारती बच्चा था वो सबसे सिविलाइज्ड बन जाए, तो इस तरह के चेंजेस रेवोल्यूशन कहलाएंगे। यानी सडन एंड बिग चेंजेस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ठीक उसी तरह फ्रांस में भी हुआ। 1789 में फ्रांस में एक ऐसा चेंज आया जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर को बदल दिया। फ्रांस की रेवोल्यूशन ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए, इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, जो आज पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट होता है चैप्टर, उसमें सबसे पहले एक डेट मेंशन होता है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ? फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ये राजा ने आर्मी को अंदर आने की परमिशन दे दी थी, और यह अफवाह फैल गई कि राजा जल्दी ही आर्मी को गोली चलाने का आदेश भी देने वाला था। जैसे ही ये बात सभी लोगों तक पहुंची, लोग घबरा गए, और घबराते हुए काफी बड़ी संख्या में लोग सेंट्रल हॉल के सामने इकट्ठे हो गए। लगभग 7,000 मेन एंड वुमेन सेंट्रल हॉल के सामने खड़े हुए, और वहां पर उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पीपल्स मिलिशिया, यानी लोगों की एक सेना बनाई गई। और लोगों ने तय किया कि हमें अब इस फ्रांस के पूरी सिस्टम को बदलनी है, क्योंकि इस सिस्टम में हमारा जीना संभव नहीं है। और ये अनकंट्रोल्ड जो ग्रुप था, यानी हजारों की संख्या में इकट्ठे जो लोग थे, वो वहां से चल पड़े, और जो भी सरकारी दफ्तर थे, सरकारी ऑफिसेस थे, स्कूल थे, कॉलेज था, या जितनी भी सरकारी चीजें थी, उन सब पे अटैक करने लगे और सबको ध्वस्त करने लगे। उसी का एक ग्रुप पूरब की ओर चला, और बैस्टिल, जो बैस्टिल एक जगह का नाम था जहां पे एक फोर्ट था, और वो फोर्ट जेल के रूप में प्रयोग किया जाता था। बैस्टिल का काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बैस्टिल एक ऐसा फोर्ट था जहां पे जेल के रूप में यूज किया जाता था, और लोगों के हेट का ये सेंटर पॉइंट। जैसे यदि हम भारत से को रिलेट करके दिखाएं, तो आप यदि काला पानी की सजा सुने होंगे कि ब्रिटिश पीरियड में काला पानी की सजा दी जाती थी, और लोगों को अंडमान निकोबार के एक सेलुलर जेल है वहां पे भेज दिया जाता था। और सेलुलर जेल जिस तरह से इंडिया के लिए हेट पॉइंट था, ठीक उसी तरह बैस्टिल भी एक हेट पॉइंट था। लोग घृणा की दृष्टि से उसे देखते थे, और इसीलिए लोगों की भीड़ ने उस बैस्टिल के फोर्ट पे अटैक कर दिया, उसको गिरा दिया, और एक एक ईंट और पत्थर वहां से उठाकर लेकर चले गए। कहा जाता है कि उसे मार्केट में सोल्ड कर दिया गया, क्योंकि वो एक इतना घृणा का केंद्र था कि उसे कोई नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो राजा के निरंकुश पावर का एक सिंबल था। तो इस तरह ये 1789 का रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, और इस दिन के बाद से न सिर्फ पेरिस के अंदर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी चारों तरफ विद्रोह होने लगा, और अल्टीमेटली राजा को अपनी पावर
छोड़नी पड़ती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा फ्रांस में क्यों हुआ? कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण फ्रांस के आम लोगों को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि उन्हें राजा के पावर के सामने विद्रोह करना पड़ा, रिवोल्ट करना पड़ा? तो हमें इसको समझने के लिए फ्रांस की सारी सिस्टम समझनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, कि किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था। तो चलते हैं बैकग्राउंड में। तो ईयर आता है 1774। ये वो ईयर है 1774 जब लुई 16, वहां के फ्रांस के राजा को लुई कहा जाता था, LOUIS, इसे लुइस लिखा हुआ लेकिन पढ़ेंगे लुई। लुई 16 राजा बना। ये बर्बोन डायनेस्टी का था। जब ये राजा बना तो इसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी, जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। इसकी शादी मैरी एंटोनेट के साथ हुई थी, और ये मैरी एंटोनेट न सिर्फ इसकी वाइफ थी बल्कि इसकी सलाहकार भी थी। कहा जाता है ये कि इसी के सलाह पे राजा काम करता था, और ये जो भी सलाह देती थी उसका प्रभाव हमेशा गलत ही होता था। यानी जब से ये राजा बने तब से इनका जो भी डिसीजन होता था उसका इंपैक्ट फ्रांस पे हमेशा बुरा पड़ता था। खैर 1774 में राजा बने। राजा बनने के साथ ही ऐसा देखा गया कि इस समय इनकी जो ट्रेजरी थी, ट्रेजरी होता है यानी रेवेन्यू स्टॉक, यानी सरकार के पास पैसे कितने थे, सरकार के खजाने में अमाउंट कितना था, तो सरकार का खजाना ऑलमोस्ट खाली था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार का खजाना खाली क्यों था? ऐसा क्या हुआ कि सरकार का खजाना खाली हो गया? तो इसके पीछे की कुछ घटनाएं हैं जिनको जानना पड़ेगा। फ्रांस जो था वो एक लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर में इन्वॉल्व था। एक 1756 से 1763 के बीच में 7 ईयर्स वार हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और ये इतना लंबा वार चला कि इसमें दोनों ही देशों को आर्थिक रूप से बहुत परेशानी उठानी पड़ी। तो इस लॉन्ग वार में इन्वॉल्व होने के कारण फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो खराब हो चुकी थी। इसके अलावा फ्रांस का जो राजसी परिवार था उसके खर्चे इतने ज्यादा थे। वर्साय जो महल, जिस महल में रहते थे, उसके एक्सपेंसेस इतना ज्यादा था, राजा के अपने मेंटेनेंस पे इतना खर्च होता था कि उसको बियर करने के लिए भी अच्छी खासी अमाउंट की जरूरत होती थी। तो ये खर्च जो था इसके कारण सरकारी खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में 13 कॉलोनीज थे, ब्रिटिश कॉलोनीज थे, और ब्रिटेन फ्रांस का एनिमी था। इसलिए फ्रांस ने ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पैसा लगाकर हेल्प किया। और यही कारण है कि फ्रांस का जो कर्ज है वो बेतहाशा बढ़ गया। कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया और उस पे इंटरेस्ट रेट जो थी वो इतना ज्यादा हो गई कि फ्रांस को अपना खजाना खाली करना पड़ा, क्योंकि ये सारी आवश्यकताएं ऐसी थी जिसे रोकी नहीं जा सकती थी, और इसलिए फ्रांस का खजाना धीरे धीरे खाली होते गया। और इस तरह पॉलिटिकल कंडीशन में लोगों के पास रिवोल्ट करने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो पॉलिटिकल कॉजेस के बाद अब हम चलते हैं वहां के सोशल कॉज पे, कि आखिर सोसाइटी के अंदर ऐसा क्या था कि लोगों ने रिवोल्ट करने का डिसीजन ले लिया। तो सोसाइटी का हम डिवीजन देखें तो जिस तरह से इंडियन सोसाइटी जो है, एंशिएंट सोसाइटी 4 क्लासेस में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, आप लोगों को पता होगा। ठीक उसी तरह से फ्रांस की भी सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। पहले स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर क्लर्जी आते थे। फर्स्ट स्टेट के अंदर क्लर्जी, क्लर्जी कौन होते थे? तो यूं कह लें कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट लेवल पे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ऑलमोस्ट कौन होते हैं? जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जो पूजा पाठ का काम करवाते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं। ठीक उसी तरह से वो एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो चर्च का जो अधिकारी होगा
यानी चर्च के जो ओनर होंगे, चर्च के जो प्रीस्ट होंगे, उनको हम क्लर्जी क्लास कहेंगे। तो फर्स्ट क्लास क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेट के अंदर क्लर्जी आते थे जो कि चर्च के ओनर होते थे। दूसरा स्टेट जो है वो है नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी एक ऐसा क्लास जिसमें राजा और राजा के जितने भी परिवार रिश्तेदार के लोग थे, वो सारे राजा और राजा के संबंधी लोगों का एक ग्रुप बने, उस ग्रुप को हम नोबिलिटी कहते हैं। तो सेकेंड क्लास नोबिलिटी क्लास। तो फर्स्ट क्लास क्लर्जी, सेकेंड क्लास नोबिलिटी। लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% थी, यानी इनकी पॉपुलेशन ओनली 10%, जबकि इनके पास 60% से ज्यादा लैंड के मालिक यही थे। यानी पॉपुलेशन 10% और लैंड यानी रिसोर्सेज 60% से भी ज्यादा। अब आता है तीसरा स्टेट। थर्ड स्टेट के अंदर पूरी 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में ही थी, और ये थर्ड स्टेट बहुत बड़ा क्लास था, इसीलिए इस बड़े क्लास को भी हम 3 छोटे क्लास में बांटे। तो उसमें सबसे ऊपर बिग बिजनेसमैन आते थे, लॉयर्स आते थे, टीचर्स आते थे, फिलोसफर्स आते थे, एजुकेटेड क्लास आती थी। ये सब थर्ड स्टेट के सबसे टॉप लेवल पे थे। उसके बाद उससे नीचे के लेवल पे पीजेंट्स थे, और यहां पे पीजेंट्स का मतलब बिग पीजेंट्स से है, यानी वो पीजेंट्स जिनके पास अपनी लैंड होती थी और अपना लिवलीहुड के लिए अपने उस पर डिपेंडेंट थे। और उसके सबसे लोअर क्लास में जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी वो थे स्मॉल पीजेंट्स एंड सर्वेंट्स, स्मॉल आर्टिसियंस, या यूं कह लें आमतौर पे वैसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज कोई नहीं होते थे, डेली वेजेस थे, डेली वेजेस वर्कर्स की तरह थे, ये सब थर्ड स्टेट के आते थे थर्ड स्टेट के अंदर। तो ये क्लास बहुत बड़ा क्लास था, लेकिन इस क्लास के पास रिसोर्सेज काफी कम थे। अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है, इनके पास आपने अभी देखा पॉपुलेशन कम है और लैंड ज्यादा है। इसके अलावा इनके पास 2 स्पेशल राइट्स थे बाय बर्थ, यानी जन्म हो गया फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के अंदर, इसलिए हमारे पास ये अधिकार है। वो कौन कौन से अधिकार थे? तो पहला अधिकार था एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, यानी इन्हें किसी तरह का कोई टैक्स गवर्नमेंट को या चर्च को नहीं देना होता था। ये बहुत बड़ी प्रिविलेजेस थी। इसके अलावा जो एक दूसरी छूट थी वो थी नोबल्स एंजॉयड अ फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल एक सिस्टम होता था जो पूरे यूरोप में था। उसमें पूरे लैंड का ओनर एक पर्सन होता था जिसको फ्यूडल कहते थे, और वो उसके लिए सारे फार्मर्स खेती करते थे, या यूं कह लें कि सारे पीजेंट्स अपने उपज का एक छोटा सा हिस्सा उस ओनर के पास पहुंचाते थे। इस सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम कहते थे। तो इस फ्यूडल सिस्टम में उनके पास ये राइट होती थी कि वो अपने सर्वेंट से एक्स्ट्रा काम ले सकते हैं बिना कोई पैसा दिए हुए, अर्थात ये उन्हें यानी थर्ड स्टेट के ऐसे लोगों को एक स्लेव की तरह ट्रीट करते थे। ये इनके पास एक स्पेशल प्रिविलेजेस थी, इसी को मैंने लिखा है फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर टैक्सेस इन्हें नहीं देने होते थे, उस समय फ्रांस के अंदर 2 तरह के टैक्सेस काफी पॉपुलर थे। पहला जो टैक्स था वो टीथेस कहते थे। ये टैक्स एक ऐसा टैक्स था जो चर्च जो था वो लेता था थर्ड स्टेट से, यानी थर्ड स्टेट के लोगों को एक रिलीजियस टैक्स भी देना पड़ता था, और वो रिलीजियस टैक्स टीथेस होता था। इसके अलावा राजा को भी टैक्स देना होता था, जिसको कि हम टैले कहते हैं। तो टीथेस एंड टैक्स, these are 2 टाइप ऑफ टैक्सेस जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को देना होता था, चर्च को और राजा। तो इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, परेशानी की जीवन जी रहे हैं, और टैक्सेस इन्हीं से लिया जा रहा है।
ऑब्वियस है ये सिचुएशन रिवोल्ट की सिचुएशन है, और यही कारण है कि वहां का सामाजिक जो कंस्ट्रक्शन था वो इस तरह का था जिसके कारण रिवोल्ट हुआ। अब आते हैं इकोनॉमिक कॉज में। इकोनॉमिक कॉज में यदि हम बारीकी से देखें तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही थी। यदि हम एक डाटा से समझने की कोशिश करें तो 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, जो कि 1789 में 28 मिलियन हो गई। यानी फ्रांस में पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही थी जिसके कारण फ्रांस में फूड रिक्वायरमेंट यानी फूड ग्रेन्स की जरूरत बढ़ रही थी, लेकिन उसी हिसाब से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। तो जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? प्राइस बढ़ती है, यानी फ्रांस के अंदर प्राइस राइज हो गया। अब फ्रांस में प्राइस राइज हो गया यानी हर चीजें महंगी हो गई, तो लोग खरीदेंगे कैसे? थर्ड स्टेट के अधिकांश लोग छोटे छोटे फैक्ट्रीज में काम करते थे और उन फैक्ट्री के जो ओनर्स थे उन्होंने मजदूरी नहीं बढ़ाई, उन्होंने वेजेस नहीं बढ़ाई। यानी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी उसी हिसाब से वेजेस नहीं बढ़ाई जा रही थी, और यही कारण है कि वेजेस और महंगाई दोनों एक साथ नहीं बढ़े यानी सेम पेस से आगे नहीं बढ़ा। और यही कारण है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ब्रेड खरीदने के भी पैसे बहुत सारे लोगों के पास नहीं थे। जिस तरह से हम लोग चावल रोटी खाते हैं, हमारा मेन फूड ग्रेन्स होता है, ठीक उसी तरह से वहां के लोगों के लिए ब्रेड सबसे जरूरी था, और सबसे जरूरी आइटम भी इतनी महंगी हो गई कि गरीबों के खरीदने लायक नहीं रहा। और यही कारण है कि इस इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण वहां पे सबसिस्टेंस क्राइसिस उत्पन्न हुई, यानी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था लोगों को, और संघर्ष के लिए अब उन्हें जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और यही कारण है कि वो लोग रिवोल्ट के लिए सामने आए। इस तरह से हमने आज आपको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज्यादा इसलिए बड़ा नहीं कर रहा हूं क्योंकि शायद आप बोर फील करेंगे, तो मैंने सोचा कि छोटे छोटे पार्ट में इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश की जाए ताकि इंटरेस्ट बना रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी लगी होगी। यहां तक पढ़िए, समझिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप आगे के पार्ट भी देख लेंगे। टिल देन